बताया था लास्ट क्लास में F इक्वल टू के एक्स जो है होता है। तो अभी हम लोग पहले क्या करते हैं, पूरी टॉपिक तो पढ़ना ही है, जो भी हमें पढ़ना है तो उसको एक एक करके लेते हैं। देखो पहला हम ले रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग को सीरीज में लगाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। पहला हम ले रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। और अब अगर आप दो स्प्रिंग को सीरीज में लगा देंगे और आप उसको एक सिंगल स्प्रिंग से रिप्लेस करना चाहते हैं, यू हैव कनेक्टेड टू स्प्रिंग्स इन सीरीज, you have connected two springs in series and now you want to convert the combination of two springs into one spring, that is called equivalent spring। कैसे निकालते हैं देखो, मान लो ये एक स्प्रिंग है और ये एक दूसरा स्प्रिंग है और दोनों इस तरह से कनेक्टेड है, ठीक है। और यहां एक ब्लॉक लगा हुआ है या कोई फोर्स लगा हुआ है, ब्लॉक लगा हुआ है सपोज। नाउ ये वॉल है, इस स्प्रिंग की पहले स्प्रिंग की स्प्रिंग कांस्टेंट है K1 और दूसरे स्प्रिंग की स्प्रिंग कांस्टेंट है K2, ठीक है। पहले स्प्रिंग की स्प्रिंग कांस्टेंट है K1, दूसरे की है K2। नाउ हम ये समझना चाहते हैं, इफ आई पुल दिस पॉइंट ब्लॉक बाय डिस्टेंस x, if I pull this by distance x, I found that this experiences a tension force F, this experiences a tension force F। इसके ऊपर एक फोर्स कितना लग जाता है F। जब मैंने इसको x अमाउंट से, इस ब्लॉक को जब मैंने इसके नेचुरल लेंथ से x अमाउंट से डिस्प्लेस किया, then I found that it is acted upon by a force F। उसके ऊपर F फोर्स ऐड करता है जिसको बोलते हैं रेस्टोरिंग फोर्स। दिस फोर्स इज द टेंशन इन द थ्रेड, दिस फोर्स इज द टेंशन इन द थ्रेड दैट ट्राइज टू ब्रिंग्स इट बैक। समझ रहे हो, पहले ये अपने नेचुरल स्टेट में था, इसमें भी कोई एलोंगेशन कंप्रेशन नहीं था, इसमें भी कोई एलोंगेशन कंप्रेशन नहीं था, सब कुछ रुका हुआ था, स्टैंड स्टिल था, वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन जीरो। अगर हम इस ब्लॉक को एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू थोड़ा सा खींच देंगे, then I found that this force acts on this block that tries to brings it to its natural state। ये इसको वापस यहाँ लाना चाहेगा। अगर हम इस ब्लॉक को यहाँ ले आएंगे, ये क्या चाहेगा, ये फोर्स स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स डेवलप करता है, इलास्टिक रेस्टोरिंग फोर्स, जो उसको वापस उसके स्टेट तक लाना चाहता है। लेट दैट फोर्स बी F, लेट दैट फोर्स बी F। नाउ टेल मी, since this whole thing is massless, since this whole thing is massless, इसका मतलब अगर यहाँ पे टेंशन F है तो इसमें भी टेंशन F है और इसमें भी टेंशन F है। The magnitude of tension throughout the string, massless spring or string is same। तो अगर यहाँ टेंशन कितना ऐड कर रहा है, धागे में टेंशन F है, ये धागा और ये स्प्रिंग सीरीज में है, यहाँ भी टेंशन F होगा, यहाँ भी टेंशन F होगा। नाउ हम क्या कह सकते हैं कि दिस स्प्रिंग मस्ट हैव बीन एलोंगेटेड, दिस स्प्रिंग मस्ट हैव बीन एलोंगेटेड बाय x1 सपोज, एंड दिस इज एलोंगेटेड बाय x2। अगर ये स्प्रिंग अपने लेंथ को बढ़ा लिया था x1 अमाउंट से और ये स्प्रिंग अपने लेंथ को बढ़ा लिया था, मींस द रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द टू एंड ऑफ द स्प्रिंग, द रिलेटिव displacement between the two ends of the spring increases by x2, then I can write this F is same tension here is K1 x1 and this tension same here is K2 x2। यानी टेंशन सेम होता है। समझो सीरीज के केस में क्या होता है, टेंशन दोनों स्प्रिंग में सेम होता है, या कह सकते हैं फोर्स सेम होता है। जब सीरीज में होता है स्प्रिंग तो इसमें जितना टेंशन डेवलप होगा उसमें भी इतना ही टेंशन डेवलप होगा। इसका मतलब हुआ जिसका K ज्यादा होता है उसमें एलोंगेशन, उसका चेंज इन लेंथ कम होता है, और जिसका K कम होता है उसका चेंज इन लेंथ ज्यादा होता है, ताकि टेंशन जो डेवलप करे इसमें यहां से यहां तक हर जगह क्या हो, सेम रहे। ठीक, तो क्या सेम होता है, टेंशन सेम होता है। क्या डिफरेंट होता है, x1 इसका चेंज इन लेंथ x1 अलग है और इसका चेंज इन लेंथ x2 अलग है। इसमें एलोंगेशन x1 अलग है, इसमें एलोंगेशन x2 अलग है। इसका मतलब क्या हुआ, समझो ये एंड फिक्स है,
ये एंड कितने से मूव कर गया, x1 से, यानी इसमें एलोंगेशन कितना हो गया, x1। अब इसके रेस्पेक्ट में ये और एलोंगेट हो गया, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अब इसका एलोंगेशन कितना हो गया, x2। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हो जाएगा बताओ, ये x कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2। अगर ये स्प्रिंग अपना लेंथ इंक्रीज किया x1 से, समझो अगर पहला स्प्रिंग ये फिक्स पॉइंट है और ये पॉइंट मूव कर गया x1 से, तो इसकी लेंथ चेंज इन लेंथ कितनी हो गई, x1। अब इसके रेस्पेक्ट में अब वो फर्दर इसके रेस्पेक्ट में, इस एंड के रेस्पेक्ट में ये एंड मूव कर गया x2। तो यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट ये x1 मूव किया और इसके रेस्पेक्ट में ये x2 मूव किया, ये कितना होगा, x1 प्लस x2। अगर ये स्प्रिंग 1 सेंटीमीटर से एलोंगेट हुआ और ये स्प्रिंग 2 सेंटीमीटर से एलोंगेट हुआ, तो ये पॉइंट कितना मूव कर जाएगा, 3 सेंटीमीटर। क्योंकि अगर ये एलोंगेट हो गया x1 से और ये एलोंगेट हुआ ही नहीं, तो इसका मतलब ये एंड कितना मूव किया, x1 मूव किया। अगर सोचो, अगर हम सिर्फ इसको पकड़ ले और इसको एलोंगेट कर दें, यानी टेंशन यहां से यहां रहे, इसमें कोई टेंशन नहीं हो, तो सिर्फ ये एंड मूव कर जाएगा कितना, x1 डिस्टेंस, बट इसमें तो कोई एलोंगेशन हुआ ही नहीं। इसमें एलोंगेशन का मतलब है कि डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड एंड दिस एंड इंक्रीजेस। तो पहले तो इसके और इसके बीच का रिलेटिव डिस्टेंस x1 से बढ़ा, और फिर ये जो एंड शिफ्ट हुआ x1 से, उसके रेस्पेक्ट में ये x2 और चेंज हो गया। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस एंड इज x1 प्लस x2। तो याद रखना, फोर्स सेम होता है एंड डिस्प्लेसमेंट इज एडेड, x बिकम्स x1 प्लस x2। फोर्स इज सेम, डिस्प्लेसमेंट इज x1 प्लस x2। जब हम यही क्वेश्चन देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो उल्टा आएगा, फोर्स इज डिफरेंट, x इज सेम। दो चीजें हैं, फोर्स और एलोंगेशन। यहां देखो, टेंशन जो इसमें, जो फोर्स इस स्प्रिंग में डेवलप होगा वही फोर्स इस स्प्रिंग में भी डेवलप होगा, लेकिन जो एलोंगेशन इसमें होगा, जो लेंथ का चेंज इसमें होगा और जो लेंथ का चेंज इसमें होगा, वो अलग अलग होता है। तो यहां हम किसको जोड़ते हैं, टोटल लेंथ। टोटल लेंथ क्या होगा, ये एंड कितना मूव किया, x1 प्लस x2। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट, समझो, चाहे वो रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट हो, चाहे कैपेसिटेंस का इक्विवेलेंट हो, चाहे थर्मल कंडक्टिविटी का इक्विवेलेंट हो, चाहे वो कैपेसिटेंस का इक्विवेलेंट हो, चाहे इंडक्टेंस का इक्विवेलेंट हो, और चाहे वो टाइम इक्विवेलेंट हो, और चाहे वो फोर्स इक्विवेलेंट हो या के इक्विवेलेंट हो। इसका मतलब क्या होता है, समझो। इसका मतलब होता है, अगर इन दो स्प्रिंग की जगह एक स्प्रिंग लेते, अगर हम इस दो स्प्रिंग की जगह क्या करते, एक स्प्रिंग लेते, इमेजिन करो, और हम दो स्प्रिंग की जगह एक स्प्रिंग लेते, सिंगल स्प्रिंग लेते, और हम इस दो स्प्रिंग की जगह क्या करते, सिंगल स्प्रिंग लेते, इसकी के इक्विवेलेंट कितनी होनी चाहिए थी। इफ आई वांट टू रिप्लेस these two by a single spring, if I want to replace these two by a single spring, what should be its k, that is called equivalent value of spring constant। spring constant की equivalent value होती है। अगर हम इस ब्लॉक को सेम डिस्टेंस x से चेंज करें, याद रखना, if x is same, अगर हम इस ब्लॉक को सेम x से खींचे, तो इसके अंदर जो फोर्स डेवलप करे वो भी सेम आए, बिकॉज द अल्टीमेट एम ऑफ द अल्टीमेट मोटो ऑफ द अल्टीमेट एम ऑफ द रोल ऑफ द स्प्रिंग इज दैट वेन एवर दिस एंड इज डिस्प्लेस्ड इट डेवलप्स ए फोर्स, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए स्प्रिंग। सो नाउ आई वांट, हम सेम डिस्टेंस जो इसको यहां डिस्प्लेस किए थे उतना ही एंड से इसको डिस्प्लेस करें, ये और ये सेम होना चाहिए। याद रखना, इफ दिस एंड इज मूव्ड बाय सेम अमाउंट एज इन द प्रीवियस केस, द टेंशन शुड बी सेम, देन आई वुड कॉल दिस के एज इक्विवेलेंट ऑफ दिस टू। क्योंकि स्प्रिंग का काम है कि जब x बढ़े, जब एलोंगेशन हो तो फोर्स डेवलप करे, तो जितना एलोंगेशन इस एंड का किए हैं उतना ही एलोंगेशन अगर सिंगल स्प्रिंग में करें तो सेम फोर्स डेवलप करे, उसको बोलेंगे हम दोनों का इक्विवेलेंट। तब हम बोलेंगे ये दोनों मिलके जो काम कर रहा था अकेले ये कर रहा है, क्योंकि हमने सेम x से जो यहां डिस्प्लेस किया था यहां भी किया और हमको सेम टेंशन यहां भी मिला। तो क्या करेंगे हम, यहां क्या लिखेंगे इक्वेशन, हम यहां लिखेंगे
x इज इक्वल टू या F इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, सेम फोर्स है, F इज इक्वल टू K इक्विवेलेंट इंटू एक्स। क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू K इक्विवेलेंट इंटू एक्स। लेकिन हम जानते हैं x किसके इक्वल था, x1 प्लस x2 के। हम x को यहां से हम लिख देंगे x इज इक्वल टू व्हाट, F बाय K इक्विवेलेंट। देखो x क्या होगा, F बाय जो टेंशन डेवलप कर रहा है डिवाइडेड बाय दिस x। अब क्या करो, इन दोनों को फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को यूज कर लो। क्या लिखोगे, और थर्ड इक्वेशन को x का वैल्यू क्या लिखोगे, F बाय K इक्विवेलेंट। देखो F x के बदले क्या लिख रहे हैं इस डायग्राम से, F बाय K इक्विवेलेंट। यहां क्या लिखेंगे, x1 का वैल्यू बताओ, F बाय K1, और यहां क्या लिखेंगे, F बाय K2। देखो फर्स्ट से निकाल लिए x1, x1 इज F बाय K1। देखो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, x इज इक्वल टू x1 elongation हियर प्लस elongation हियर, x1 इज इक्वल टू F बाय K1 टेंशन बाय K1, x2 इज इक्वल टू F बाय K2 टेंशन बाय K2, एंड F इक्वल एंड x नेट वैल्यू ऑफ x इज F बाय K इक्विवेलेंट। ये तीनों कट गया, आ जाएगा 1 बाय K इक्विवेलेंट इज 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K2। दिस इज K इक्विवेलेंट। सिमिलरली अगर तीन स्प्रिंग सीरीज में होता तो 1 बाय K इक्विवेलेंट इज 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K2 प्लस 1 बाय K3। ये ऐसा ही फॉर्मूला है जो किसमें होता है, रेजिस्टेंस के केस में होता है। बट वहां फर्क है, रेजिस्टेंस के केस में जो फॉर्मूला सीरीज में होता था, जो पैरेलल में होता था, रेजिस्टेंस के केस में वो यहां पे क्या है, सीरीज में है। 1 by K equivalent is 1 by K1 plus 1 by K2. Now remember this equation has a property. क्या प्रॉपर्टी होती है इसकी, आउट ऑफ K1 K2 K3 जो भी है, जो भी राइट हैंड साइड में क्वांटिटी है K1 और K2, दिस वैल्यू इज लेसर देन द लीस्ट ऑफ ऑल ऑफ देम। दिस वैल्यू इज लेस देन द लीस्ट। K1 और K2 में जो कम होगा, जो सबसे कम होगा, ये उससे भी कम होगा। 1 by K equivalent is less than K1 and K2 both, less than the least। ठीक है, ये होता है सीरीज में। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था क्या? तो याद रखोगे, सीरीज के केस में पैरेलल का फॉर्मूला लगाओगे। तुमको अभी तक जो तुमने 10th में पढ़ा था रेसिस्टेंस, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, उसका उल्टा लगता है। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है, समझो, टेंशन सेम होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में टेंशन सेम होता है, एलोंगेशन को ऐड करते हैं। कोई डाउट यहां? इसको याद रखना है, डिराइव नहीं करना है तुमको, याद रखना है। 1 by K equivalent 1 by Kn plus 1 by K2 always। सेकेंड, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सेकेंड वी आर गोइंग टू टेक पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल में क्या होगा, इसका उल्टा होगा। पैरेलल में क्या होगा, इसका उल्टा होगा। उल्टा मतलब क्या हुआ, इस केस में टेंशन अलग होगा, x सेम होगा। इस केस में क्या होगा, टेंशन अलग होगा और x सेम होगा। देखो कैसे। सेकेंड, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये देखो, ये ब्लॉक है, एक स्प्रिंग यहां लगा हुआ इस तरह से और दूसरा स्प्रिंग यहां लगा हुआ इस तरह से। ये है K1, ये है K2। तुम लोग सब अपने आप को म्यूट कर लो, जिसको क्वेश्चन पूछना होगा खुद को कर लेना अनम्यूट। ये है K1, ये है K2। मान लो ये इसका नेचुरल स्टेट था, मींस यहां पे कोई भी एलोंगेशन कंप्रेशन नहीं है। मैंने इसको ऐसे पुल किया, कितने डिस्टेंस से, x डिस्टेंस से। आई पुल्ड इट बाय डिस्टेंस x। आई पुल्ड दिस ब्लॉक बाय डिस्टेंस x। व्हाट इज द रेस्टोरिंग फोर्स दैट x? सो दैट मींस अगर हम इसको x से खींचेंगे तो क्या ये स्प्रिंग x से एलोंगेट करेगा? यस। क्या ये स्प्रिंग x से एलोंगेट करेगा? यस। क्या ये स्प्रिंग x से एलोंगेट करेगा? यस। दोनों स्प्रिंग एलोंगेशन x ही होगा। समझो, जब इसको खींचेंगे तो इस स्प्रिंग में
इस स्प्रिंग का एंड, ये एंड तो फिक्स है और ये एंड कितने से मूव कर गया, x से। ये एंड फिक्स है, ये कितने से मूव कर गया, x से। इसका एलोंगेशन कितना है, x, इसका कितना है एलोंगेशन x, यानी दोनों की चेंज इन लेंथ सेम है, एलोंगेशन सेम है, एलोंगेशन इज सेम एंड दैट इज इक्वल टू x। लेकिन जो फोर्स डेवलप करेगा वो अलग अलग होगा। इसमें जो फोर्स डेवलप करेगा वो होगा F1, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, K1x। इसमें जो फोर्स डेवलप करेगा, इस स्प्रिंग का चेंज इन लेंथ x है, इसमें जो टेंशन है वो कितना होगा, F2, इसकी वैल्यू कितनी होगी, K2x। तो ये बताओ इसके ऊपर नेट फोर्स कितना ऐड करेगा, K1x प्लस K2x। इसकी टेंशन K1x, इसकी टेंशन K2x, यानी इसके ऊपर नेट फोर्स जो ऐड करेगा वो क्या ऐड करेगा, K1x प्लस K2x। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट? इक्विवेलेंट का मतलब होता है हम इन दोनों की जगह एक सिंगल स्प्रिंग दे दें, K इक्विवेलेंट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K? आई शुड टेक ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K ऑफ विच आई शुड टेक ए सिंगल स्प्रिंग? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K ऑफ विच आई शुड टेक ए सिंगल स्प्रिंग so that this also exerts the same net force, this also exerts the same net force for same displacement। अगर मैं इसको भी x सेम से डिस्प्लेस करूं, अगर मैं इसको भी x सेम से डिस्प्लेस करूं तो ये भी सेम फोर्स ही लगाए, यानी हम यहां लिख सकते हैं F शुड बी सेम, सो F इज इक्वल टू व्हाट, F1 प्लस F2। हम क्या लिख देंगे, यहां बताओ नेट फोर्स क्या था, यहां पे F1 प्लस F2 और यहां फोर्स कितना है, F। सो दोनों में फोर्स को इक्वेट करना है। यहां पर F को क्या लिखोगे, यहां पर F को लिखोगे, सिंगल स्प्रिंग है तो लिखोगे K इक्विवेलेंट इंटू x। तो यहां क्या लिख दोगे, K इक्विवेलेंट इंटू x। यहां पर क्या लिखोगे, F1 प्लस F2। यहां नेट फोर्स क्या था, K1x प्लस K2x। यहां नेट फोर्स क्या था, K1x प्लस K2x। तो तुम देखोगे x x x कट गया, K इक्विवेलेंट इज K1 प्लस K2। ये वही फॉर्मूला है जो रेजिस्टेंस के सीरीज में हुआ करता था, यानी सीरीज और पैरेलल का फॉर्मूला उलट जाता है। नाउ अंडरस्टैंड हियर, this is larger than the largest, this is larger than the largest। K1 और K2 में जो सबसे बड़ा होगा ये उससे बड़ा होगा, लेकिन 1 by K इक्विवेलेंट इज 1 by K1 प्लस 1 by K2 में क्या होता था, लेस देन द लीस्ट, लेस देन द लीस्ट। ये लार्जर देन द लार्जेस्ट। अगर 3 स्प्रिंग हुआ तो क्या हो जाएगा, K1 प्लस K2 प्लस K3। अब समझो इस बात को, अगर इस तरह से है ब्लॉक, और इस तरह से है ब्लॉक, यानी ये दो दीवार हैं, एक इधर है एक इधर है, ये है K1 और ये है K2। ये सीरीज में है पैरेलल में है, ये सीरीज में है पैरेलल में है। तो दिस इज इन पैरेलल, व्हाई इट इज इन पैरेलल, यानी यहां K इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, K1 प्लस K2, यानी दे आर इन पैरेलल। देख के सीरीज जैसा लग रहा है डायग्राम, लेकिन ये पैरेलल है। क्यों है, अरे हम इसको राइट खींचेंगे समझो तो ये स्प्रिंग एलोंगेट करेगा, इस स्प्रिंग में एलोंगेशन होगा कितना, x, और इस स्प्रिंग में क्या होगा, कंप्रेशन होगा कितना, x। तो जिस स्प्रिंग में एलोंगेशन होगा वो पुल करेगा, जिस स्प्रिंग में एलोंगेशन होगा वो पुल करेगा K1x से, और जिस स्प्रिंग में कंप्रेशन होगा वो पुश करेगा क्या चीज से, K2x से। तो उसके बाद नेट फोर्स क्या हो जाएगा बताओ, K1x प्लस K2x। जितना एलोंगेशन इसमें उतना ही कंप्रेशन इसमें, x। तो ये इसको पुल करेगा, ये इसको पुल करेगा K1x से, और ये इसको पुश करेगा K2x से। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा बताओ, K1x प्लस K2x। तो यहां भी क्या होगा, K इक्विवेलेंट इज K1 प्लस K2। कोई डाउट? क्या चीज, थोड़ा जोर से बोलो। ये सीरीज में है पैरेलल में कैसे पता करोगे, ये दो रेजिस्टेंस सीरीज में है पैरेलल में है, कैसे बताए हैं, करंट सेम है, ठीक है करंट सेम है ना, तो करंट की जगह फोर्स मान लो, करंट का भाई है फोर्स, ठीक है।
करंट सेम सीरीज, फोर्स सेम सीरीज। दूसरा, ये कैसे बताओगे कि ये दोनों पैरेलल में है? हैं? करंट अलग अलग है, ठीक है। तो करंट अलग अलग, ठीक है, तो इसका मतलब है अगर करंट सेम है यानी फोर्स अगर सेम है तो क्या हो जाएगा? सीरीज, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया? सीरीज। और अगर करंट डिफरेंट है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, डिफरेंट है, फोर्स, इसका मतलब क्या है? डिफरेंट है, तो ले लेना पैरेलल। वैसे तो सीरीज पैरेलल तो इस तरह दिखेगा, ऐसे। सीरीज मतलब एक लाइन में होगा, पैरेलल मतलब पैरेलल दिखाई भी देगा। चलो ये बताओ, खाली वो बता दे या ना सीरीज में एक पैरेलल में है या मिक्स्ड है। करंट का नॉलेज काम दे देगा यहाँ तुमको, जो भी करंट पढ़े हो ना वो तुमको काम दे देगा। डायग्राम नंबर ए, सीरीज या पैरेलल? ए कौन सा डायग्राम है ये? अच्छा हाँ पैरेलल, ठीक है। डायग्राम नंबर 2, डायग्राम नंबर 3, सीरीज। डायग्राम नंबर कौन सा है ये डायग्राम नीचे का दोनों सीरीज, ऊपर के साथ पैरेलल। करेक्ट, ठीक है, ये दोनों सीरीज में है, नीचे वाला ऊपर के साथ पैरेलल, ठीक है। चलो, सीरीज या पैरेलल? ये सीरीज, ठीक है ना, ठीक है ना। एंगुलर बता रहा हूं अभी, ये बता रहा हूं अभी, ये एसएचएम चैप्टर है, समझ लो। आज की क्लास के बाद स्प्रिंग जब मैं खत्म कर दूंगा ना, तुम चाहो तो इसके 16 क्वेश्चन बना सकते हो, 16 क्वेश्चंस। ये एसएचएम चैप्टर है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब ये देखो, ये चैप्टर है वर्क पावर एनर्जी। जहां जहां स्प्रिंग दिख रहा है ना, जहां जहां स्प्रिंग दिखाई दे रहा है डायग्राम में ना, सारे क्वेश्चन, ये देखो एरोडोप के क्वेश्चंस भी हैं इसमें, सब बन जाता है। ये देखो बताने में से, ये जहां भी स्प्रिंग दिख रहा है क्वेश्चन में, सब हो जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन बताऊंगा, पहले तुम ये समझ लो कि अभी तो उसके लिए तुम चिंता मत करो। तुमको कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जहां तुमको इस बात की तकलीफ होगी कि तुम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि सीरीज है कि पैरेलल है। वो तकलीफ नहीं होगी, वो अगर होगी तो मुझे बताना, ठीक है। एनीवे, जब हम थ्योरी पढ़ते हैं तो हम हमेशा इस संशय में रहते हैं कि क्यों पढ़ रहे हैं। जब न्यूमेरिकल बनाते हैं तब समझ में आता है कि थ्योरी क्यों बनाए थे। इसकी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन बनाने टाइम ही समझ में आती है। उसके पहले भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, अभी तो मैं चाह रहा हूँ कि बिफोर आई से स्प्रिंग इज कंप्लीट, आई शुड कंप्लीट इट, so that after that, as I always do, you are free to do any question from any book from anywhere and it is not included in your notes copy. तो वो चीज़ हमको करना पड़ रहा है, ठीक है। सो देखो, थर्ड, सो हम मिक्स्ड की बात करें, हम मिक्स्ड ले सकते हैं, हम चाहे तो मिक्स्ड ग्रुपिंग ले सकते हैं। तो मिक्स्ड ग्रुपिंग बताने की वजह जरूरत नहीं है, फिर भी एक इलस्ट्रेशन मैं दे देता हूँ, फिर मैं तुम्हें एक इलस्ट्रेशन दे देता हूँ। ये देखो, मान लो हमको इस तरह से क्वेश्चन हो, अब पूछ दे, बताओ इसका के इक्विवेलेंट कितना है। मान लो हम पूछ दें इसका के इक्विवेलेंट कितना, मान लो ये 6k है, ये 3k है, ये k है, ये भी k है। तो देखो, ये और ये
सीरीज में है, दोनों को सिंगल बना दो, ये और ये सीरीज में है, सिंगल बना दो, दैट वुड बिकम 2k, करके देख लेना, दैट वुड बिकम 2k, 2k और k पैरेलल में है, कितना हो गया 3k, और 3k और k पैरेलल में है, कितना हो जाएगा, k इक्वलेंट कितना हो जाएगा 4k, ठीक है, ये और ये सीरीज में है, 6k इंटू 3k बाई 6k प्लस 3k, या 1 बाई k इक्वलेंट इज 1 बाई 6k प्लस 1 बाई 3k, ये आता है 1 बाई 2k, तो ये हो जाएगा 2k। अब ये 2k, ये k और ये k तीनों, ये चारों क्या है, ये तीनों क्या है पैरेलल में है, तो दिस प्लस दिस 4k हो जाएगा, k इक्वलेंट इज 4k। इस टाइप के क्वेश्चन रह सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। नाउ सी कटिंग ऑफ स्प्रिंग, कटिंग ऑफ स्प्रिंग, अगर आप किसी स्प्रिंग को कट कर देते हैं, टुकड़ों में बांट देते हैं, तो हम तो बताए हुए हैं K इंटू एल इज कॉन्स्टेंट, याद रखना। कटिंग ऑफ स्प्रिंग, थर्ड, कटिंग ऑफ स्प्रिंग, अगर सेम मटेरियल का स्प्रिंग है, सेम रोल है, सेम स्पाइरल है, और उस सेम स्पाइरल को अगर तुम टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ दोगे, जैसे ये है स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को हम 10 टुकड़े में तोड़ दें या 3 टुकड़ों में तोड़ दें, तो जैसे इसका टुकड़ा तोड़ते जाएंगे उसका k बदलेगा, इस तरह से बदलेगा, कैसे बदलेगा, हो जाएगा k इंटू एल, k इंटू लेंथ इज कांस्टेंट, या यूं कह सकते हो k इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, k इज इनवर्सली, यानी कि k इंटू एल इज कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ, शायद ये अगर ये एक स्प्रिंग था सपोज, इसकी लेंथ है L0 या इसकी लेंथ है L और स्प्रिंग कांस्टेंट है K, इसकी लेंथ है L, स्प्रिंग कांस्टेंट है K। आपने क्या किया, इसको 3 टुकड़ों में तोड़ दिया, आपने इसको 3 टुकड़ों में तोड़ दिया, कौन कौन सा, इसको मैंने 3 टुकड़ों में तोड़ा, बता रहा हूं कौन कौन सा मैंने इसको तोड़ा, एक तो इसका हाफ टुकड़ा ले लिया, इसको मैंने 3 टुकड़ों में ब्रेक कर दिया, मैंने कहा इसकी लेंथ है L/6, इसकी लेंथ है L/3 और इसकी लेंथ है L/2। देखो तीनों का सम L है, 3+2, ठीक है L। इसको मैं 3 टुकड़ों में तोड़ दिया, तो इसका K कितना होगा, इसका K हो जाएगा 6K, क्यों, K इंटू एल, K इंटू एल इज K डैश जो कि अननोन है इंटू L/6। When length becomes 1/3, K becomes 3 times. When length is divided by certain number, K gets multiplied by same number. 6, so K into L, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, K into L, product for this must be equal to K1 into L/6. L से L कट गया, K1 is equal to 6K. ये कितना हो जाएगा बताओ, 3K। किसी भी स्प्रिंग का K into L सेम आएगा, ये कितना हो जाएगा 2K, ठीक है ना। हम ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक ही स्प्रिंग को क्या करें 3 टुकड़ों में करके फिर जोड़ दें तीनों को, जैसे अगर ये करें, ये एक स्प्रिंग था, हम तो अगर ये पूछें कि ये एक स्प्रिंग था इस तरह से, इसकी लेंथ थी L, K थी, मैंने क्या किया, इसी स्प्रिंग के 3 टुकड़े किए, एक यहां लगाया, एक यहां लगाया और एक यहां लगाया। ये लेंथ कितनी थी, वही ये था L/2, ये था L/3 और ये था L/6, यानी ये कितना हो गया 6K, ये कितना हो गया 3K और ये कितना हो गया 2K। अब पूछो कि K इक्विवेलेंट क्या है, तो ये 3K प्लस K प्लस 2K कितना हो गया 11K, ठीक है ना। जब आप SHM पढ़िएगा, अभी पढ़े नहीं है, जो SHM पढ़िएगा तो SHM में ओमेगा होता है या टाइम पीरियड होता है, याद रखना टाइम पीरियड होता है किसी सिंपल पेंडुलम का, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का, 2 पाई अंडर रूट ऑफ
मास बाय स्प्रिंग कांस्टेंट। वहां पढ़ेंगे जाके फ्यूचर में, टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट मास बाय स्प्रिंग कांस्टेंट। तो खाली तुमको के निकालना है, यहां क्या लिखना होता है, के इक्विवेलेंट डालते जाओ, जो जो के इक्विवेलेंट निकाल रहे हो डालते जाओगे, आंसर आते जाएगा। तुम चाहो तो एससी में आगे सारे स्प्रिंग क्वेश्चन बना सकते हो, आज बन जाएगा। मैं स्प्रिंग सिर्फ न्यूटन लॉ के नहीं पढ़ा रहा हूं, हालांकि मैं इसको फिर से पढ़ाऊंगा, वो रिपीटेशन होगा, दैट इज गोइंग टू रिपीटेशन, दैट इज नॉट गोइंग टू द फर्स्ट टाइम। 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, खाली जो जो यहाँ पूछते टाइम पीरियड क्या होगा, मान लो हम पूछते हैं कि यहाँ टाइम पीरियड क्या होगा, इसकी मास एम, तो थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दो, ये एसएचएम करेगा, ऑसिलेटरी मोशन करेगा, उसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, मास तो पता है ही, के को क्या लिख देंगे, के को क्या लिख देंगे 11 के, आ गया आंसर। ठीक है, तो ये कटिंग ऑफ स्प्रिंग। हाँ सर मैं उसको कितना खींचा उस पे भी तो डिपेंड नहीं करता है ना, यही तो ब्यूटी है उसका, एम्पलीट्यूड पे टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता है। हम इसको 1 सेंटीमीटर खींचें या इसको 5 सेंटीमीटर खींचें और दोनों को छोड़ दें एक साथ, 1 सेंटीमीटर को या 5 सेंटीमीटर, जितने देर में ये 1 सेंटीमीटर जाएगा उतनी देर में ये 5 सेंटीमीटर जाएगा, जो उसका 1 क्वार्टर साइकिल है। इस एक्सट्रीम से मीन पोजीशन क्वार्टर साइकिल है। टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड तुम्हारे हाथ में है, टाइम पीरियड नेचर के हाथ में है। टाइम पीरियड तुम नहीं बदल सकते हो। तुम इसको 1 सेंटीमीटर खींचोगे और सोचोगे जल्दी पहुंच जाएगा, नहीं होगा। तुम 5 सेंटीमीटर जो है खींच रहे हो और सोच रहे हो देर से पहुंचेगा, नहीं होगा। अगर मास और के सेम है तो सेम टाइम में पहुंचता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ एसएचएम। बहुत सारी चीजें हैं। फिजिक्स इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि जितना डूबते जाओगे उतना मजा आता है। जब पढ़ते हैं क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, फिजिक्स को एंजॉय करेंगे हम लोग। अभी तो हम लोग स्टार्ट किए हैं बिकॉज एंजॉय करने के लिए भी, इनोवेशन करने के लिए भी बेसिस चाहिए। समझो इस बात को। मैंने एक इन्वेंशन किया है, क्योंकि मैंने 10 चीजें पढ़ी और 10 चीजों को पढ़ने के बाद मेरे ब्रेन ने कहा कि ये 11वां चीज भी तो हो सकता है, और वो होता है इन्वेंशन। बट उस 11वें चीज को सोचने के लिए मुझे उस 10 चीज का नॉलेज चाहिए था। जब तुम ये सब चीज पढ़ोगे ना तो तुम खुद उसके बाद क्रिएट करने लगोगे। द डे यू स्टार्ट टू क्रिएट योर ओन क्वेश्चंस, ओन वेरिएशंस इन द क्वेश्चंस, यू आर ए फिजिक्स स्टूडेंट। तुम फिजिक्स के बहुत अच्छे स्टूडेंट बन जाओगे। बट उस नॉलेज के लिए, उस थिंकिंग के लिए भी एक इनपुट चाहिए। तुम जीरो से थिंकिंग भी स्टार्ट नहीं कर सकते हो। थिंकिंग स्टार्ट करने के लिए, इनोवेशन के लिए बता रहा हूं, कोई भी दुनिया में आज जो कोविड का वैक्सीन निकालेगा वो भी बहुत वायरस पढ़ा होगा, बहुत वैक्सीन पढ़ा होगा, सैकड़ों वायरस, सैकड़ों वैक्सीन पढ़ा होगा, तब वो जाके आज वैक्सीन क्रिएट कर पाएगा। जिसको वायरस का नॉलेज नहीं है, जैसे मैं हूं या कोई और है, वो वैक्सीन क्रिएट नहीं कर सकता। सो वैक्सीन क्रिएट करने के लिए भी एक लेवल होना चाहिए। उसी तरह से किसी भी इनोवेशन के पहले नॉलेज का बहुत, इनपुट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इनपुट अभी आपको मिल रहा है, अभी आप इनपुट ले रहे हो, कुछ दिन बाद आप आउटपुट देना शुरू करोगे। आप बताना शुरू करेंगे, सर इसमें तो ये भी पॉसिबल है, सर मैं तो एक ऐसा स्प्रिंग बना सकता हूं जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट हर जगह वेरी करेगा, सर मैं प्रैक्टिकली एक ऐसा स्प्रिंग बना सकता हूं जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट यहां और यहां अलग अलग होगा, और तुम बना के दिखाओगे, और वो चीज किसी ने नहीं सोचा होगा आज तक। दैट इज कॉल्ड इनोवेशन। पढ़े सबने हैं, बट किसी ने उस डीप तक नहीं सोचा होगा जो तुम इसी में डीप में जाओगे। ऐसा नहीं तुम नई चीज में जाओगे, तुम इसी में डीप में जाओगे। तो हमको अभी हमारा फर्स्ट फेज है, अभी हम बस चीज़ों को समझ रहे हैं, हम इसकी मास्टरी नहीं कर रहे हैं। मास्टरी तो होगा, बट उसके लिए एक नॉलेज चाहिए। ठीक है, सो देखेंगे हम लोग। देखो, जिस दिन एसएचएम पढ़ाऊंगा उस दिन तुम समझ जाओगे। इसीलिए बोल रहा हूं मैं, तुम लोगों के बैच में आफ्टर 1 year, आफ्टर दिसंबर मंथ, दिस बैच इज गोइंग टू बी, मैं जो चाहता हूं, इट शुड बी लैंडमार्क बैच इन द हिस्ट्री ऑफ जो मध्य प्रदेश का जो कोचिंग चलता है या जो कंपटीशन होता है उसमें। इसे मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता हूं, और मैं हर चीज, जैसे कैलकुलस में तुम लोग को पढ़ा चुका हूं, लेकिन वर्क एनर्जी पावर से पहले, सर्कुलर मोशन और वर्क एनर्जी पावर से पहले, वर्क पढ़ाने से पहले मैं दोबारा कैलकुलस पढ़ाऊंगा, और वो ऐसा कैलकुलस पढ़ाऊंगा जो पिछली बार से अलग होगा। ऐसा नहीं कैलकुलस पढ़ा दिया एक बार तो खत्म हो गया।
हम जानते हैं कुछ याद नहीं रहता है। अब अप्लाइड पढ़ाऊंगा, देखोगे तुम। चलो फोर्थ पॉइंट, एंगुलर स्प्रिंग। अगर स्प्रिंग्स एंगल पे रखे हो तो क्या करते हैं? स्प्रिंग अगर एंगल पे रखे हो तो क्या करते हैं? देखो, मान लो मेरे पास एक स्प्रिंग इस तरह से है, और दूसरा स्प्रिंग इस तरह से है। यहां एक मास है, और तीसरा स्प्रिंग मान लो इस तरह से। मान लेते हैं ये स्प्रिंग है K1, ये भी है K1, और ये स्प्रिंग है K2, ठीक है, और ये मास है। इसमें हमेशा एक लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब समझो, एक ऐसा स्प्रिंग जरूर होता है जिससे अगर तुम इसको पास करा दो, एक ऐसा स्प्रिंग जरूर होता है जिससे अगर तुम एक लाइन खींचो उस स्प्रिंग से पास होता हुआ, तो उसके अबाउट ये पूरी की पूरी डायग्राम मिरर इमेज होती है। यानी ये एंगल अगर थीटा है, ये भी कितना होगा? थीटा होगा। देखो ये जो स्प्रिंग K2 है, अगर तुम इसके थ्रू एक लाइन खींचो तो तुम क्या देख रहे हो? इधर भी K1, इधर भी K1, इधर भी थीटा, इधर भी थीटा। दिस इज द मिरर इमेज, दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, है ना? वन ऑफ द स्प्रिंग इज a line of symmetry. K2 is line of symmetry. K2 is line of symmetry. तो ये तुमको हमेशा मिलेगा। अब तुमसे मैं पूछूं इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, और मैं तुमसे पूछूं इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, तो हम क्या करते हैं समझो, हम क्या करते हैं कि इसको, इसका पहले एक स्केलेटन बनाते हैं, इसका एक स्केलेटन बनाते हैं इस तरह से, ऐसे करके, ऐसे करके और ऐसे करके। ये इसका स्केलेटन है, ठीक है। हम क्या कहते हैं कि मान लो हमने इस ब्लॉक को बहुत थोड़ा सा कितना, dx, वेरी वेरी स्मॉल dx या डेल्टा x, जब बहुत छोटा, मैंने इसको 1 नैनोमीटर या 1 मिलीमीटर, ये 1 मीटर का है, ये 1 मीटर का, ये 1 मीटर का, इसको कितना 1 मिलीमीटर खिसका दिया, 1 मिलीमीटर खिसका दिया, तो क्या होगा? ये आ जाएगा यहां पर। हमने इसको बहुत छोटा सा, यहाँ पे इस ब्लॉक को मैंने ऐसे दबा दिया, लाइन ऑफ सिमेट्री के लॉन्ग ऐसे करके नीचे दबा दिया। अगर मैं इसको दबा दूं यहां तक, तो ये कितना हो जाएगा? dx या x, जो भी x मान लो, x टेंड्स टू 0, x दैट इज वेरी स्मॉल x, वेरी स्मॉल x, इसको मैंने दबा दिया। ये डायग्राम टू द स्केल नहीं है, समझो, ये डायग्राम टू द स्केल नहीं है। ये लेंथ जो है ये 1 मीटर है, ये 1 मिलीमीटर है, यानी कंपेयर टू दिस लेंथ, दिस इज 1/1000 पार्ट, ठीक। अब समझो उसके बाद क्या होगा, जब तुम इसको ऐसा करोगे तो ये लाइन, अब जो नया ये है पोजीशन, ये मान लो पॉइंट है P, और ये पॉइंट अब पहुंच गया कहां? P डैश पे। ये पॉइंट P कहां पहुंच गया? P डैश पे। तो तुम देखोगे ये लाइन जो है ना, इसको कहां जाके मिल रहा है? इंफिनिटी पे, लगभग इंफिनिटी पे। क्यों? ये लाइन, ये जो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट? B, ये पॉइंट B है, वो इससे बहुत दूर है, तो तुमको यहां पे ये क्या दिखेगा? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पॉइंट B है, वो पॉइंट B पे जाके दोनों मिल रहा है, पर तुमको यहां से लगभग पैरेलल लगेगा। क्यों लगेगा पैरेलल? क्योंकि दोनों की दूरी बहुत ज्यादा है। ये रेज वहां पे, यहां से ये लाइन उसको जाके मीट करेगा। तो बताओ, अगर हम यहां से ड्रॉप कर दें एक परपेंडिकुलर, हम यहां से ड्रॉप कर दें एक परपेंडिकुलर, बिकॉज ये और ये लाइन लगभग कितने हैं? पैरेलल हैं। ये और ये लाइन समझो, PB इज पैरेलल टू, PB इज almost parallel to P dash B. PB is almost parallel to P dash B. PB और P dash B almost क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं, इतना कम का फर्क होता है। तो तुम अगर यहां से ड्रॉप कर दोगे परपेंडिकुलर, बताओ ये लेंथ और ये लेंथ तो इक्वल हो गया, कहां तक? Q तक। तो बताओ B से लेकर P तक और B से लेकर Q तक तो लेंथ इक्वल हो जाएगा। पैरेलल लाइन पे जब तुम ड्रॉप करते हो परपेंडिकुलर, तो वो लेंथ इक्वल होता है। यानी कंपेयर्ड टू PB, इसकी जो लेंथ पहले थी PB, इसकी लेंथ कितनी बढ़ गई? सो बताओ, व्हाट इज द एलोंगेशन इन द लेंथ? बताओ PB के कंपैरिजन में P डैश B कितनी ज्यादा है? दिस एलोंगेशन इज, अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल कितना था? थीटा था। ये दोनों लाइन पैरेलल है,
इसीलिए ये लेंथ कितना हो जाएगा, x cos थीटा, कितना हो जाएगा, x cos थीटा। यानी कि हम कह सकते हैं जब तुमने इसको x से कॉम्प्रेस किया, ये x से कॉम्प्रेस हुआ, कौन सा, K2, अगर K2 ये स्प्रिंग अगर x से कॉम्प्रेस करोगे, बहुत छोटा है x, तो ये स्प्रिंग एलोंगेट हो जाएगा, कितने से, x cos थीटा से। उसी तरह से ये स्प्रिंग भी ये पॉइंट A है, ये कहां जाके मिल रहा है, ये लाइन नया जो पॉइंट है P डैश और जो इसका एंड है A, ये कहां जाके मिल रहा है, मीट्स एट A, दे मीट एट A ऑलमोस्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस, सो दे आर म्यूचुअली पैरेलल। यहां भी ड्रॉप करोगे परपेंडिकुलर, तो ये लेंथ और ये लेंथ तो इक्वल है। चेंज इन लेंथ कितना है, व्हाट इज द इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ इज दिस, व्हाट इज दैट, x cos थीटा, चेंज इन लेंथ इज x cos थीटा। यानी कि तुम्हारा एक बहुत ब्यूटीफुल चीज आएगा, क्या आएगा, देखो आएगा तुमको कि ये स्प्रिंग, इस स्प्रिंग को तुमने क्या किया था, कंप्रेस किया था, इस स्प्रिंग को तुमने क्या किया था, कंप्रेस किया था बाय डिस्टेंस x, तो ये इसको पुश करेगा, किस फोर्स से पुश करेगा, k टाइम्स ऑफ x, k2 टाइम्स ऑफ x करेगा। तुमने इस स्प्रिंग को क्या किया था, कंप्रेस किया था, तो ये इसको वापस उसके नेचुरल लेंथ पे ले जाना चाहिए, यानी ये इसको पुश करेगा। जब तुम इस स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे, स्प्रिंग पुश करेगा बाय K2x, क्योंकि x अमाउंट से कंप्रेस हुआ था। ये स्प्रिंग बिना एंगल चेंज हुए, ऑलमोस्ट बिना एंगल चेंज हुए एलोंगेट हो गया है, ये एलोंगेट हो गया है, कितने से, x cos थीटा। ये क्या करेगा, इसको पुल करेगा, किस फोर्स से, K1 इंटू x cos थीटा, K1 इंटू x cos, ये इसको पुल करेगा, किस फोर्स से, K1 टाइम्स ऑफ x cos थीटा, और ये भी इसको पुल करेगा। ये स्प्रिंग भी क्या हो गया था, एलोंगेट हो गया था, कितने अमाउंट से, x cos थीटा से, ये भी इसको पुल करेगा, किस फोर्स से, बताओ, K1 इंटू x cos थीटा। हम इस वेक्टर को, जो पुश वेक्टर था, ये दोनों पुल कर रहा है, ये पुल कर रहा है, देखो ये भी पुल कर रहा है, क्योंकि ये दोनों एलोंगेटेड था, बट ये पुश कर रहा था, बट इसको हम खींच के यहां ले आते हैं, सिंप्लिसिटी के लिए इसको हम खींच के यहां ले आते हैं। तो इसको अगर यहां ले आएंगे, स्प्रिंग को, इस फोर्स को हम खींच के यहां ले आते हैं। हम जानते हैं किसी वेक्टर को उसी के पैरेलल खींचने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ताकि दिखने में ठीक लगे। ये हो जाएगा K1x, ये पुश का फोर्स था, K2x। तो ये बताओ नेट फोर्स कितना होगा, व्हाट इज नेट फोर्स। इस फोर्स का देखो, इस फोर्स का x कंपोनेंट, K1x cos थीटा का x कंपोनेंट, और इस फोर्स का माइनस x कंपोनेंट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। इस फोर्स का x कंपोनेंट राइट वर्ड और इस फोर्स का भी x कंपोनेंट लेफ्ट वर्ड, दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ऊपर तो जुड़ेगा। तो नेट फोर्स अपवर्ड होगा, F नेट अपवर्ड होगा, कितना होगा, F नेट जो कि ऊपर की तरफ होगा, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू K2x ऊपर की तरफ प्लस इसका कंपोनेंट ऊपर की तरफ और इसका कंपोनेंट ऊपर की तरफ। तो इसका कंपोनेंट ऊपर की तरफ क्या होगा, बताओ, K1x cos थीटा का cos थीटा, K1x cos थीटा का जो कंपोनेंट होगा ऊपर की तरफ, K1x cos थीटा का cos थीटा, वही इसका भी होगा। तो इसको इसी को 2 टाइम्स कर देते हैं, वही इसका भी होगा, कितना होगा, K1x cos थीटा का cos थीटा। तो यहां से आ जाएगा F नेट इज इक्वल टू, समझो, K1 प्लस x ले रहे हैं कॉमन, K1 प्लस K2 प्लस K1 cos स्क्वायर थीटा, K2 प्लस K1 2K1 cos स्क्वायर थीटा इंटू x। देखो x ले लो कॉमन, K2 प्लस 2K1 cos स्क्वायर थीटा इंटू x, कंपेयर इट विथ F net is equal to K equivalent into x. F net is equal to what? K equivalent into x. So what is K equivalent? This whole term is called K equivalent. This whole term is called K equivalent. What is K2? This K2 plus 2 times of K1. 2 times of K1 cos square theta. Cos square theta. अब समझो,